ससुर का घर। गौतम और रजनी की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि गौतम के पिता ओम प्रकाश और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को गौतम के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब गौतम कॉलेज में था तब माँ उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई रूपा थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए रूपा बाई का दिन भर घर में रहना रजनी को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब रूपा बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती थी और वापस शाम को आकर खाना बनाती। रूपा बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ओम प्रकाश जी यह सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रजनी ने गौतम से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। गौतम ने रजनी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान रूपा बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रजनी को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब गौतम रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रजनी का काम ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रजनी को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन गौतम रजनी को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रजनी बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। गौतम रजनी को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी गौतम के हाथों में एक चाबी देता है। गौतम उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर गौतम रजनी को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। गौतम कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। गौतम का यह व्यवहार रजनी के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े पर रहेंगे। गौतम टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रजनी के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने गौतम से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। गौतम ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो
तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? रजनी के पास गौतम के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रजनी गौतम से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। गौतम बोला, तुम्हें पछतावा हुआ मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप ओम प्रकाश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसों की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वह कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? रजनी को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।